नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओबीसी आरक्षण के बारे में। ओबीसीज को किस प्रकार से आरक्षण मिला और कब से इनको आरक्षण मिलना शुरू हुआ, क्योंकि आज़ादी के बाद तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता था। तो किस प्रकार से इसका पूरा इतिहास रहा है और कब कब कौन कौन से आयोग बने और किसने ओबीसी को 70% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। इसी तरह के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। ठीक है, तो आज़ादी के पूर्व भी कुछ रियासतें थी, जैसे कि बड़ौदा और मैसूर की रियासतें। इन रियासतों में जो पिछड़ा वर्ग थे उनको आरक्षण मिलता रहा था। ठीक है, पर बात करें एक रिटर्न आदेश की, तो 1902 में महाराष्ट्र की कोल्हापुर रियासत में साहू जी महाराज का शासन था। ठीक है, साहू जी महाराज द्वारा एक रिटर्न आदेश निकाला गया और उसके द्वारा पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई। ठीक है, बात करें ब्रिटिश शासन की, तो ब्रिटिश शासन में हमें 1909 का एक अधिनियम देखने को मिलता है, जिसको हम भारत सरकार अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए चुनाव में विशेष प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर चुनाव होते थे उनमें मुसलमानों को एक स्पेशल वहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें भी हमें आरक्षण के प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ शुरुआती तौर पर हमें आरक्षण के स्वरूप देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें आधुनिक दौर की, तो भारतीय संविधान जो है ये शुरुआत से ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य थे जहाँ पर 1951 से ही ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा था, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्तियाँ थी, जो प्रवेश थे, उनमें ओबीसी को आरक्षण उस समय प्राप्त नहीं था। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर अनुच्छेद 340 हमें संविधान में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 340 व्यवस्था करता है कि पिछड़े वर्गों की जो दशाएं हैं, जो कंडीशन हैं, उनकी जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति यहाँ पर संसद या फिर केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है, तो इसी अनुच्छेद 340 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर आयोग के नाम से बनाया गया है। ठीक है, ये हैं काका कालेलकर, जिनका संबंध महाराष्ट्र से देखने को मिलता है। इसे हम प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955, जो कि काका कालेलकर की अध्यक्षता में बनाया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को तो संविधान के शुरुआत से ही यहाँ पर आरक्षण मिल रहा था, पर कुछ जातियाँ ऐसी थी जो कि अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल नहीं थी, पर क्योंकि ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई जातियाँ थी, तो इनके भी जो प्रतिनिधि थे उन्होंने यहाँ पर मांग उठाई। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एससी और एसटी के अलावा जो अन्य सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ी जातियाँ हैं, उनकी पहचान करना और उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए सुझाव देने के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। देखिए, हमारा संविधान जो है ये दो प्रकार के पिछड़े लोगों को मानता है। एक तो या तो हो सकते हैं सामाजिक रूप से पिछड़े या फिर हो सकते हैं शैक्षिक रूप से पिछड़े। ठीक है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, इनकी बात तो अभी कुछ ही समय से की जा रही है। ठीक है, तो अब तो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण मिल रहा है, पर 1955 में जो स्थिति थी उसके हिसाब से जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ी जातियाँ थी, उनकी पहचान के लिए आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। चलिए देखते हैं क्या क्या सुझाव दिए थे इस आयोग ने। तो इसने सबसे पहले तो पूरे देश में लगभग 2399, ठीक है, लगभग 2400 जातियाँ हो गई, इनको पिछड़ी जातियों के रूप में यहाँ पर चिन्हित किया और इनमें भी 837 को सबसे पिछड़ी जातियाँ बताया। और इसने क्या किया? इसने निम्न सुझाव दिए। ठीक है, सबसे पहला सुझाव इसका था कि 1961 में जो अगली जनगणना होने वाली है, उसमें जो जनगणना होगी उसकी जातिवार जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, कि किस जाति के कितने लोग हैं, इस प्रकार से वहाँ पर जनगणना होनी चाहिए। ये एक सुझाव था इनका। और महिलाएं जो हैं, इनको एक पिछड़ा वर्ग मानना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बताया कि महिलाएं चाहे किसी भी जाति की हो, उनको आप एक अलग से ही एक पिछड़ा वर्ग मानो और उनके उत्थान के लिए अलग से प्रयास करने चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पर इन्होंने 2400 पिछड़ी जातियाँ बताई थी, इन्होंने इनके संबंध में कहा कि जो पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, इनको तकनीकी और जो व्यावसायिक संस्थान हैं, उनमें 70% सीटें आरक्षित करना चाहिए। ठीक है, 70% आरक्षण देने की यहाँ पर बात की थी, ताकि जो छात्र हैं वो आगे चल के अपनी जो जातियाँ हैं, जो अपना समाज है, उसके विकास में योगदान दे सके। ठीक है, साथ ही इन्होंने कहा कि जो भूमि सुधार और जो अन्य सरकारी कार्यक्रम हैं, इनके माध्यम से ओबीसी वर्ग का उत्थान करना चाहिए। सरकारी सेवाओं के बारे में इन्होंने कहा था कि जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो क्लासेस होती है, जो नौकरियां होती है, उनमें क्रमशः 25%, 33.5%
और यहाँ पर 40% पद आरक्षित कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसे सुझाव कालेलकर आयोग ने दिए। अब ये जो रिपोर्ट थी इसको केंद्र सरकार ने इसको खारिज कर दिया, और इसको खारिज इस आधार पर किया कि इसमें जो पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जो परीक्षण किया गया था उसमें कोई भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो परीक्षण होता है, वो यहाँ पर लागू नहीं किया गया था। ये कहकर यहाँ पर केंद्र सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये था पहला आयोग। दूसरा आयोग हमें देखने को मिलता है मंडल आयोग। मंडल आयोग को तत्कालीन जनता पार्टी की जो सरकार थी 1979 में, उसने इसका गठन किया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अध्यक्ष थे। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अलग अलग धर्मों, अलग अलग पंथों की लगभग 3743 जातियों को, जो कि लगभग देश की 52% जनसंख्या को यहाँ पर कवर करती थी, इनको इन्होंने सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा घोषित किया। ठीक है, लगभग हम देख पा रहे हैं कि 3743 जातियाँ, लगभग 52% समाज को इन्होंने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित किया, और इसने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की। तो देश के 52% हिस्से को 27% आरक्षण की सिफारिश यहाँ पर मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में की। इसके बाद 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती है, इसने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की जाती है। ठीक है, अब इसका पूरे देश में विरोध होता है कि अलग अलग जो छात्र संगठन होते हैं वो ओबीसी आरक्षण का विरोध करते हैं। तो ये मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसने 16 नवंबर 1992 को 27% जो आरक्षण था उसको यहाँ पर वैध घोषित किया और इसको लागू करने का फैसला दिया। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक व्यवस्था और दी कि भैया जो आप आरक्षण दे रहे हो इसमें एक क्रीमी लेयर की जो सीमा है उसका यहाँ पर आपको पालन करना होगा। क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर का मतलब है कि जिन वर्गों की आय 1 लाख रुपए से ज़्यादा थी उस समय 1992 में, उनको यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 1 लाख से कम आय वाले जो परिवार होंगे उनको यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर स्पष्ट किया कि जो ओबीसी का आरक्षण था वो जाति के साथ साथ आर्थिक आधार पर भी था। ठीक है, मतलब आप स्पेशल जाति के तो होने ही चाहिए, आपकी जाति जो है वो अन्य पिछड़ी जातियों में शामिल होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो अगर ख़राब होगी, मतलब आपकी आय 1 लाख से कम होगी 1992 में, तो ही आपको ओबीसी का आरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर इंदिरा साहनी केस था 1992 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और व्यवस्था दी कि भैया आप जो ओवरऑल आरक्षण है इसको आप 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग 22.5% आरक्षण पहले से ही एसटी और एससी के लिए लागू था, तो उसके बाद लगभग 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया गया। तो इस तरीके से ओवरऑल 49.5% आरक्षण 1992 में हो गया था। ठीक है, 1992 के फैसले के बाद कई राज्यों ने भी ओबीसी आरक्षण को लागू किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रीमी लेयर सीमा की। तो देखिए 1992 में जो क्रीमी लेयर की सीमा 1 लाख थी वो अलग अलग समय पर उसमें परिवर्तन किया गया। जैसे 2004 में इसको 2.5 लाख पर ईयर कर दिया गया, 2008 में इसको 4.5 लाख रुपए वार्षिक किया गया, 2013 में 6 लाख रुपए वार्षिक आए, और 2017 में अगर देखें तो लेटेस्ट परिवर्तन देखने को मिलता है। तो 2017 के हिसाब से अगर आपके परिवार की आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो आप क्रीमी लेयर वाली लेयर में पहुंच जाएंगे और आपको ओबीसी वाला आरक्षण नहीं मिल पाएगा। इससे कम आय वाले परिवारों को ही ओबीसी का आरक्षण प्राप्त होगा। अब हम बात करें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश। ठीक है, देखिए 1992 में जो आरक्षण मिला था वो केवल नियुक्तियों के लिए मिला था। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट नियुक्तियां होंगी, सरकारी नौकरियां होंगी, उनके लिए मिला था। अब बात करें कि जो शैक्षणिक संस्थाएं होती है, जो कॉलेजेस होते हैं, उनमें प्रवेश में ओबीसी को आरक्षण 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया, और शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए वहाँ पर प्रावधान जोड़े गए। ठीक है, अब इसके क्रियान्वयन के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इन्होंने 2006 में एक एक्ट पारित किया, उसका नाम था केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006। ठीक है, इन्होंने इस एक्ट को पारित किया और जो उच्च शैक्षणिक संस्थान थे उसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर कर दी। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। देखिए ओबीसी इतना बड़ा वर्ग है, देश की लगभग 52% से ज़्यादा आबादी ओबीसी में शामिल होती है। तो इतनी बड़ी आबादी में कुछ ना कुछ मसले यहाँ पर होते रहेंगे, कुछ यहाँ पर परेशानियाँ आएंगी, तो उनकी जांच करने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए एक आयोग यहाँ पर बनाया गया जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था
ये हमारे संविधान का जो आर्टिकल 340 है ये सरकार को यहाँ पर पावर देता है कि पिछड़ा वर्ग की स्थितियों के जांच के लिए वो यहाँ पर एक आयोग बना सकती है। तो इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया गया और 14 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का यहाँ पर गठन हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये 5 सदस्य निकाय है। इसमें 5 सदस्य होते हैं जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों की जांच करता है और उनका निराकरण करने का प्रयास करता है। इस आयोग को 102वां संविधान संशोधन जो कि अभी 2018 में पारित किया गया, इसके द्वारा अनुच्छेद 338 जिसमें यहाँ पर ST/SC आयोग देखने को मिलते हैं, उसमें एक नया भाग जोड़ा गया, अनुच्छेद 338B या फिर अनुच्छेद 338 ठीक है। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको यहाँ पर जगह दी गई और इस तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, क्योंकि इसको संविधान में शामिल कर दिया गया अनुच्छेद 338B में, तो इस तरीके से इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया। अब बात करते हैं, एक रोहिणी आयोग हमें देखने को मिलता है। रोहिणी आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को किया गया था। अब रोहिणी आयोग को गठन करने का जो कारण था वो कारण था कि जो OBC में जो लिस्टेड जो जातियां हैं इनमें असमानता में वितरण की जांच करना, कि भैया OBC में जो जातियां हैं उनमें किस प्रकार से असमानता है, कौन सी जातियां जो है वो वास्तव में ज़्यादा पिछड़ी हुई है और कौन सी जातियां जो है जिन्हें आरक्षण की अब ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की जांच करना और OBC के भीतर ही उपवर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए प्रस्ताव देना था। मतलब OBC के भीतर ही आपको डिवाइड करना है कि भैया कुछ जातियां जो है वो ज़्यादा पिछड़ी है तो इनको ज़्यादा आरक्षण की आवश्यकता है, कुछ जातियां कम पिछड़ी है। तो इस तरह का जो डिवाइडेशन है वो करने के लिए यहाँ पर रोहिणी आयोग 2 अक्टूबर 2017 को गठित किया गया था। ठीक है। पिछड़ी जातियों की जो सूची होती है उसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, उसके द्वारा तैयार की जाती है। तो ये था हमारा OBC आरक्षण का इतिहास और संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।